हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमने जो पिछली क्लास में जैसे कमिश्नरी प्रणाली में कंप्लीट हो रहे थे हमारे कमिश्नर, तो हमने यहाँ पे लगभग कमिश्नर 4-5 कमिश्नर यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं उससे थोड़ा-सा आगे, तो देखते हैं अब थोड़ा-सा आगे कि क्या हुआ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या हुआ था, जब संगोली की संधि हुई थी, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। तो ये हमारा उत्तराखंड हो गया है। और यहाँ पर आपका कुमाऊँ वाला रीजन हो गया और ये गढ़वाल वाला क्षेत्र हो गया। इसी में क्या आता है, ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। जब ब्रिटिश शासन स्थापित होता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश शासन है। ब्रिटिश शासन वैसे सभी जगह है, लेकिन ये जो पूरा एरिया आता है, ये ब्रिटिशों के अंतर्गत कुमाऊँ कमिश्नरी प्रणाली से चल रहा है। कुमाऊँ कमिश्नरी यानी कि कमिश्नर यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली है। तो ब्रिटिश कमिश्नरों के अंतर्गत ये आ जाता है, ये जो पूरा एरिया होता है। और यहाँ पे होती है टिहरी रियासत, टिहरी रियासत। तो इतना हिस्सा किसे दिया जाता है, टिहरी रियासत के शासकों को दिया जाता है। टिहरी रियासत के अंतर्गत कौन शासक था, टिहरी रियासत के अंतर्गत था पवार शासक का वंशज जो थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को यहाँ पे पहला शासक नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह आ जाता है, सुदर्शन शाह। अब मैं ये फिर से क्यों कर रही हूँ, अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने फिर से यहाँ पे इसके नाम को क्यों यूज़ करा। तो अब मैंने बताया था आपको कि हमने सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा, जब हमने स्टार्टिंग करी कुमाऊँ ब्रिटिश काल आधुनिक काल की, तो वहीं पे मैंने आपको सुदर्शन शाह के जो भी सुदर्शन शाह ने करा है या फिर उसके जो भी उसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वो मैंने आपको वहाँ पे बता दिए हैं। तो सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड कितना था, 1816, क्योंकि 1816 में ही बैठा था यहाँ पर गद्दी पे, क्योंकि संगोली की संधि 1816 में ही हस्ताक्षर हुए 4 मार्च को। और ये रहता है 1800 कितने तक, जब यहाँ सुदर्शन शाह रहता है 1816 से 1800, तो इसके बाद क्या हो जाता है 1800 ये आ जाता है, टाइम आता है 1800, ये आपका था 59 था समथिंग, 59 के समथिंग, हाँ। तो ये टाइम पीरियड किसका है, सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पर। तो सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड कितना है, 1816 से 1859, 1859। तो सुदर्शन शाह का है। इसके बाद कौन आते हैं, भवानी शाह। दूसरा जो शासक होगा सुदर्शन शाह होगा। सुदर्शन शाह के बाद में जो वो शासक आएगा नेक्स्ट शासक, उसमें क्या होगा, 2 शासक आ जाते हैं यहाँ पर। एक होता है शेरशाह, शेर शाह, और यहाँ पे होता है भवानी शाह, भवानी शाह। तो ये 2 होते हैं सुदर्शन शाह के बाद के जो लोग होते हैं। तो ये क्या होता है, गद्दी के लिए जब ये क्या होती है, मृत्यु हो जाती है सुदर्शन शाह की, तो देखिए आप यहाँ पे 1869 का 59 का टाइम आ गया है। जबकि मैंने आपको बताया था बेटन का काल जो हुआ था, बेटन जो थे उनका जो टाइम पीरियड खत्म हुआ था वो हुआ था 1856 में। तो 1856 में समाप्त हो चुका। इसके बाद 1856 में कौन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हेनरी हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे आ जाते हैं। तो हेनरी रेमजे का टाइम पीरियड जो होता है 1856 मान सकते हैं, क्योंकि आसपास ये साल आधा भी हो सकता है, ये साल लास्ट में भी चलता है, स्टार्टिंग में भी चल सकता है। तो 1856 ही हम डेट लेके चलेंगे और ये रहते हैं 1884 तक। तो आप देखिए ये 1856 और यहाँ पर ये 1869 में, मतलब अभी क्या है, सुदर्शन शाह के टाइम पर वो हेनरी रेंजे जब क्या होता है, कुमाऊँ के कमिश्नर बनते हैं। ये कौन से नंबर के कमिश्नर हैं, 6ठे नंबर के कमिश्नर हैं। यहाँ पर कौन बने हैं, हेनरी रेमजे। तो आज हमारे जो है हेनरी रेमजे हैं, जो क्या बने हैं, कुमाऊँ के कमिश्नर बने हैं। कुमाऊँ का कमिश्नर 1856 में नियुक्त कर चुके हैं और यहाँ पर आ गया था सुदर्शन शाह। ये टिहरी रियासत में अभी शासन कर रहा है। तो हेनरी रेमजे जब शासन करते हैं तो 84 तक करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे इसके बाद जो होता है भवानी शाह और शेर शाह, इनके बीच में क्या होता है, गद्दी को लेकर क्या आते हैं, मतभेद चलते हैं, युद्ध होता है।
तो उसमें जो हेनरी रेमजे होते हैं, जब इनका टाइम आता है तो हेनरी रेमजे किसका साथ देते हैं? वो साथ देते हैं भवानी शाह का। तो भवानी शाह का साथ देंगे, तो आप बेसिकली देखिए अगर कोई बड़ा शासन यहाँ चल रहा है तो 1856 का टाइम था, 1856 में जब 1884 का टाइम आता है तो उससे बीच में आ जाता है 1859 का टाइम, जिसमें सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है और बनता है शासक भवानी शाह शासक बनता है। किसकी सहायता से? हेनरी रेमजे की सहायता से, और ये शासक नहीं बन पाता है। तो नेक्स्ट शासक जो बनेगा वो बनेगा भवानी शाह। भवानी शाह ये क्या है? पवार शासक थे। तो ये क्या था? 55वां शासक था, ये था 55वां, यानी कि पवार शासकों के उसमें आता है और ये आता है 56वां। 56वां शासक बनता है कौन? भवानी शाह बनता है, और ये बनता है 1859 से 1871 के बीच में। 1859 से 1871 के बीच में बनता है। फिर इसके बाद कौन आ जाता है? भवानी शाह जब 71 में है और यहाँ 84 का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी क्या है कि रैमजे का कार्यकाल चल रहा है, तो यहाँ पर जो अगला शासक बनता है वो होता है प्रताप शाह। प्रताप शाह, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रताप शाह बनता है और प्रताप शाह का जो टाइम पीरियड होता है वो 1871 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 1886 में ये इनका टाइम पीरियड खत्म होता है। तो प्रताप शाह के बाद कौन आ जाता है? 1886 तक बनता है। तो ऐसे चलते हैं टिहरी रियासत के शासक। अब देखिए 86 का टाइम पीरियड आ गया है, तो यहाँ पे हेनरी रेमजे का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अभी हम हेनरी रेमजे के साथ-साथ जो पढ़ेंगे टिहरी रियासत में, वो पढ़ेंगे हम भवानी शाह और प्रताप शाह के बारे में साथ में लेकर। तो आज की क्लास में हम पहले देखते हैं हेनरी रेमजे के बारे में और इनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाएँ हैं, जो उत्तराखंड में जो-जो घटनाएँ हुई हैं, 1857 की क्रांति हुई है, उसके बारे में देखकर चलेंगे और साथ ही साथ हम क्या चलेंगे टिहरी रियासत के बारे में। इससे क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सब चीज़ कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हेनरी रेमजे को। तो आप याद रखिएगा कि सुदर्शन शाह के साथ जो थे शासक वो कौन-कौन से थे? वो आपके 5 यहाँ पर जो सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में रहे हैं, वो रहे हैं 5। आप छठे को भी ले सकते हैं यहाँ पर जैसे आपके हो जाएगा यहाँ पर ई गार्डनर, गार्डनर, ट्रेल, गोबन, लुन्सिंगटन, बेटन और यहाँ पे आ जाएँगे हेनरी रेमजे। तो ये रिवीजन तो हम बाद में करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं हेनरी रेमजे को क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी क्या था कि ये चीज़ बताना ज़रूरी था, नहीं तो ये होता है कि क्या कहते हैं इसके बीच में ये कहाँ से आ गए। तो सारी चीज़ों को हम एक साथ लेके चलेंगे और देखते हैं कि किस तरह की हमारी ये क्लास रहती है। अब क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल को हम 2 टाइम में डिवाइड करके चलेंगे, जिसमें आ जाएगा आपका 1855 1816 से 1857 की क्रांति तक और 1857 की अभी क्रांति नहीं आई है, मतलब क्या 1856 का टाइम है, तो अभी इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कुमाऊँ कमिश्नरी। तो ये कौन से नंबर के कमिश्नर थे? ये थे छठे नंबर के कमिश्नर। तो आपको यहाँ पे कमिश्नर याद हो गए हैं। सबसे पहले एडवर्ड गार्नर, दूसरा टेल, तीसरे बेटन तीसरे गोबन, चौथे बेटन नहीं, चौथे लुसिंगटन, 5वें थे बेटन और छठे थे हेनरी रेमजे। तो ये याद हो गए। सहायक जो कार्यवाहक कमिश्नर थे वो कौन-कौन थे? कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में आए थे मोस्ले स्मिथ आए थे, वो कुछ टाइम के लिए थे। यहाँ पे सहायक कमिश्नर के रूप में ट्रेल ने भी काम कराया है और साथ ही साथ बेटन ने भी काम कराया है लुसिंगटन और गोबन के साथ में। तो यहाँ पे है हेनरी रेमजे। तो हेनरी रेमजे इनके बारे में बहुत ज़्यादा कही गई है, इन्होंने बहुत सारे कार्य करे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो बेटन थे वो भी उनके कार्य को क्या आता है स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी कि वो क्या रहे होंगे, वो भी लोकप्रिय ही रहे होंगे। उनके बाद जो क्योंकि उनके पहला वाला क्या होता है लोकप्रिय होता ही है,
जो दूसरे नंबर पे आते हैं लोकप्रिय, वो कौन थे? हेनरी रेमजे थे, क्योंकि उनके युग को स्वर्णिम युग कहा गया है, तो कुछ ना कुछ तो खासियत रही होगी। तो हेनरी रेमजे को भी क्या कहा गया है, लोगों ने प्रिय यहाँ पे, यानी कि इनके कार्यों के कारण इनको क्या माना है, काफ़ी अच्छा माना था। तो हेनरी रेमजे का जो टाइम पीरियड था 1857 से था 1884 तक। तो ये टाइम पीरियड रहा है, और इनके साथ-साथ यहाँ पर कौन है, अ, मैं अपनी बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पर आपके आ जाएँगे सुदर्शन शाह, भवानी शाह, और तीसरे आ जाएँगे प्रताप शाह। हुँ, तो 3 जो थे, 3 ही नरेश थे, यहाँ पर रहे हैं। सुदर्शन शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह। सबसे पहले कहते हैं कि हेनरी रेमजे को किस-किस नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो हेनरी रेमजे के हैं, बहुत सारे नाम हैं, मतलब बद्रीदत्त पांडे ने इनको अलग नाम से कहा है, ब्रिटिशों ने इन्हें अलग नाम दे दिया था। मतलब क्या होता है, एक उपाधि होती है। जैसे क्या होता है, घर में रख देते हैं, किसी का नाम होता है, सपोज़ राहुल है, या फिर किसी का नाम दीपक है तो दीपू रख देते हैं नाम, शॉर्ट में रख देते हैं, प्यार से कह देते हैं। और जैसे क्या है, किसी का नाम कुछ भी है, चिरंजीव है तो उसे चीकू कह देंगे। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, उनका नाम रख देते हैं अपने प्यार से। जैसे कोई बच्ची लड़की होती है, उसे गुड़िया कहते हैं, इस टाइप का। तो ऐसे ही क्या होता है कि इनके भी क्या होता है, इनकी उपलब्धि के कारण, इनकी लोकप्रियता के कारण क्या है, इन्हें बहुत सारे नाम दिए गए थे। तो मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर इनके। तो इनके जो नाम थे, वो इनके नाम थे कुमाऊँ का बेताज बादशाह। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कुमाऊँ का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो वो भी हेनरी रेमजे को कहा जाता है। कुमाऊँ केसरी, एक तो कुमाऊँ केसरी अलग है, वो क्या है, बद्रीदत्त पांडे। जैसे इनको क्या कहा था यहाँ पर, कुमाऊँ का बेताज बादशाह। तो अलग-अलग लोगों ने इनको अलग-अलग नाम दिए हैं। उम, डीबी पांडे, तो डीबी पांडे ने इनको कहा है कुमाऊँ केसरी कहा है। मतलब शॉर्ट में नाम रख दिया था, तो ये भी किसने कहा था? ये रखा था डी.बी. पांडे। यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको क्या कहा था? ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको कुमाऊँ का बेताज बादशाह, या फिर कह सकते हैं आप कुमाऊँ का राजा, कुमाऊँ का बादशाह या राजा भी कह सकते हैं, राजा। ये कहा था ब्रिटिश अधिकारियों ने, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएँगे यहाँ पर। बाकी मैं बता ही रही हूँ। ये ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको कुमाऊँ का बेताज बादशाह या राजा कहा था, कुमाऊँ केसरी कहा था डीबी पांडे ने रेमजे को। और कुमाऊँ का विश्वकर्मा, सॉरी, भाबर का विश्वकर्मा, भाबर का विश्वकर्मा। ये भी किसको कहा गया है? भाबर, भाबर का विश्वकर्मा। ये भी किसको कहा गया है? हेनरी रेमजे को ही कहा गया है। तो इतने इनके कहते हैं नाम थे। तो कुमाऊँ का बेताज बादशाह या राजा किसको कहा गया है? ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है, रेमजे को कहा था, कुमाऊँ केसरी, बाबर का विश्वकर्मा। ये इनके क्या है? नाम है। इनके साथ-साथ ये क्या थे, जो डलहौजी की कूटनीति, जो क्या है, 1857 की क्रांति थी, तो हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं इतिहास में अपने, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, उनके क्या थे? ये चचेरे भाई थे। तो ये जो हेनरी रेमजे थे, ये किसके भाई थे? लॉर्ड डलहौजी। ये थे लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई। डलहौजी चचेरे भाई। कौन थे ये? लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि कौन-सा कुमाऊँ का कमिश्नर है जो लॉर्ड डलहौजी के चचेरा भाई था? तो वो है हेनरी रेमजे। और इनका जो विवाह हुआ, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे क्या है,
अभी मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि लुन्सिंगटन जो थे वो भी कुमाऊँ के कमिश्नर थे। तो जो लुन्सिंगटन थे उनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? हेनरी रैमजे से हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो किसी कमिश्नर का नाम आ गया सपोज़ तो उनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? या फिर वो कौन से कमिश्नर थे जिनकी पुत्री का विवाह हेनरी रैमजे से हुआ था? तो हेनरी रेंजे याद कर दिया सपोज़ और आपको ये नहीं पता कि किसकी पुत्री का हुआ था, तो यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है। जो लुन्सिंगटन थे, लुसिंग की पुत्री का विवाह रेंजे से हुआ। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे हेनरी रेमजे लिख के रेमजे। तो रेमजे जो हेनरी रेमजे थे उनका विवाह किससे हुआ था? लुसिंगटन की पुत्री से हुआ था। डलहौजी के चचेरे भाई थे। इन्हें कुमाऊँ का बेताज बादशाह व राजा कहा जाता है। कुमाऊँ केशी के नाम से जाना जाता है। बाबर का विश्वकर्मा भी किसे कहता है? हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे का टाइम पीरियड क्या है? 1856 से 1884 के बीच में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कौन-कौन थे सुदत्ता, भवानी शाह और प्रताप शाह इनके क्या थे? टिहरी रियासत में साथ-साथ चलने वाले शासक थे। तो ये हो गए और कुमाऊँ कमिश्नरी यहाँ चल रही थी, तो ये क्या है शासक है। ये तो मेनली रूप से क्या चल रहा है अभी ब्रिटिश शासन चल रहा है, तो पूरे जो है भारत में क्या है ब्रिटिश शासन के स्थायित्व है। ये तो अपना क्षेत्र चला ही रहे, लेकिन किसका है अभी यहाँ पे ब्रिटिश शासन चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब क्या है हेनरी रेमजे का 1850 का टाइम होता है और यहाँ पर क्या होता है दूसरे शासक शासन कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर बेटन थे, तो बेटन के टाइम पीरियड पे ये क्या थे, ये दूसरे अधिकारी बने हुए थे। तो इन्होंने 2 कार्य करे थे उसी समय में, 2-3 कार्य इन्होंने पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे विकास के तौर पर, तो इन्होंने एक नगर की स्थापना करी। टाइम पीरियड तो 1850-56 है यहाँ पर, लेकिन कमिश्नर बनने से पहले कमिश्नर मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, कमिश्नर बनने से पहले, ताकि टाइम पीरियड में कोई वो ना हो। तो 1850 का टाइम था वो। तो इन्होंने 1850 में ही क्या करा एक नगर की स्थापना करी, एक नगर की स्थापना करी। नगर की स्थापना यानी कि रेमजे नगर यानी कि अपने नाम पर एक नगर की स्थापना करी। रेमजे नगर या रामजी नगर, रामजी नगर। तो ये नगर की स्थापना करी, किसने करी थी? नगर स्थापित। ये रेमजे नगर या रामजी नगर। तो इसे आप क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है रामनगर, रामनगर। तो सपोज आपसे पूछ दिया रेमजे नगर ना करके रामजी नगर ना करके रामनगर पूछ दिया, कह दिया कि रामनगर नगर की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी या किस व्यक्ति ने करी थी? तो रामनगर की स्थापना हेनरी रेमजे ने। रेमजे से आप याद रखेंगे रामनगर, तो रेमजे ने ही रामनगर की स्थापना करी थी और वो कब करी थी? टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 56, लेकिन यहाँ 1850 में कर दी थी। अब आती है बात, एक स्कूल की भी स्थापना करी है इन्होंने। उस ना स्कूल का नाम है, अपने ही नाम पर इन्होंने ज़्यादा चीज़ों का स्थापना करी थी जब ये कमिश्नर नहीं था। इन्होंने रेमजे इंटर कॉलेज। ये टाइम पीरियड 1850 का चल रहा है, तो रेमजे इंटर कॉलेज। रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना करी और ये रेमजे इंटर कॉलेज जो है वो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा में इन्होंने एक इंटर कॉलेज बनाया, उसका नाम क्या रखा इन्होंने? रेमजे इंटर कॉलेज। रेमजे इंटर कॉलेज। तो ये रेमजे इंटर कॉलेज इसकी स्थापना भी कब करी? मैं यहाँ पीछे से लिख देती हूँ 1850, क्योंकि मैंने डेट ऊपर से लिख रखी है और ये भी 1850 का है। तो पूछ सकते हैं कि रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? रेमजे ने करी थी, 1850 में की थी और रामनगर की स्थापना भी 1850 में। ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं यहाँ पर।
मैंने ईज़िली तरीके से बताया कि 1850 में यानी कि 56 से पहले, तो 50 याद रखेंगे तो 50 में यहाँ पर रामनगर की स्थापना करी और इन्होंने रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में स्थापित किया। तो ये 2 चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई हैं। अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा-सा आगे, तो इनकी जो डेट वाइज़ है हम देखेंगे इन्होंने क्या-क्या करा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इन्होंने स्कूलों के बहुत सारे स्कूल यहाँ पे खोले हैं, जैसे कि अल्मोड़ा में खोला और यहाँ पे नैनीताल में अधिकतर क्या है इनके द्वारा स्कूल खोले गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले कमिश्नर कौन थे? ये थे हेनरी रेमजे। तो हेनरी रेमजे थे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्होंने विकास करा है, यानी कि स्कूलों की स्थापना करी है, नगरीकरण करा है, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। रेमजे के बारे में हम 2 क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पर और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, देखते हैं आगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना हो गया होगा, अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे। तो इन्हें कहते हैं मुकुट रहित राजा भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे ये। बेटन के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, बेटन का काल भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय शासक का नाम आ जाएगा तो आप रेमजे को याद करेंगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम 56 से। तो 1856 तो बात आती है 1856 की। इन्हें क्या कहा जाता है? मुकुट रहित राजा भी कहा जाता है कुमाऊँ का। मैंने 3 नाम लिखे थे और आप ये भी याद रखेंगे कि कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता है? राजा किसे कहा जाता है? हेनरी रेमजे को कहा जाता है। तो 1856 की बात आती है तो यहाँ पर आपको यहाँ पिछली वाली क्लास में बताया गया था कि उम कुष्ठ रोग के बारे में, कुष्ठ रोग यानी कि अल्मोड़ा में क्या हो गए थे, कुष्ठ रोगों के लिए चिकित्सा के लिए अस्पताल खोले गए थे। तो कुष्ठ रोग जो होता है फैल चुका था वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो सबसे पहले ध्यान दिया वो क्या दिया, सबसे पहले किस पे ध्यान दिया था? सबसे पहले सबसे पहले पहले कुष्ठ तो सबसे पहले जो है कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया गया और इन्होंने क्या करा इनके लिए उपचार की ओर बहुत सारे कार्य करवाए। 1856 का बात था सॉरी की बात थी लेकिन क्या हुआ कि 1857 का टाइम आ जाता है, धीरे-धीरे क्या होता है 1857 का टाइम आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे नवाब और जैसे अवध का नवाब और बरेली के नवाब होते हैं, तो कुछ तो क्या होते हैं अंग्रेज़ों के चापलूस होते हैं। अधिकतर क्या था उस टाइम पर चापलूस ही थे और अंग्रेज़ों के ही अधीन थे, तो ज़्यादातर वो अंग्रेज़ों से विरोध नहीं करना चाहते थे। वो शासन ज़रूर कर रहे थे लेकिन किसके अंडर थे? अंग्रेज़ों के ही हित में बात करा करते थे। तो और साथ ही साथ जो पवार शासक था, जैसे पवार शासक में कौन था? वहाँ पे सुदर्शन शाह था। तो जब सुदर्शन शाह था उस समय, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो ये जितने भी शासक थे, वो किसके ज़्यादातर वो थे गुलाम मतलब ये जो मतलब क्या होता है पूर्ण रूप से सहयोग देते थे, वो ब्रिटिशों को ही सहयोग देते हैं, जनता के सहयोग ही नहीं थे। तो हमारी जो 1857 की क्रांति का जो मेन कारण रहा, वो क्या रहा एकजुट एकता नहीं मिल पाई। उस समय क्या हुआ कि जो कुछ-कुछ नवाब थे, वो किसके अधीन हो गए? वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। तो इसमें क्या हो गई जो क्रांति की जो ज्वाला थी वो क्या हो गई, अच्छी तरीके से नहीं फैल पाई। क्रांतिकारियों ने अपनी-अपनी तरह से योजनाएँ बनाई लेकिन वो क्या हो गई समय टू समय विफल हो गई। तो इसी उसमें क्या होता है एक क्रांतिकारी आता है
1857 आता है, 1857 का टाइम आता है, तो यहाँ पर एक क्रांतिकारी होता है, उसका नाम है क्रांति, 1857 की क्रांति। यहाँ लिख देती हूँ 1857 की क्रांति। तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि मंगल पांडे के बारे में कि इतिहास में क्या हुआ था, 1857 की पहली क्रांति जो मंगल पांडे द्वारा। तो इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में जो पहली क्रांति करवाई थी वो कौन थे? कालू मेहरा थे। तो 1857 की पहली जो क्रांति के स्वतंत्रता संग्रामी हैं वो कौन है? सेनानी, वो है कालू मेहरा। ये सभी जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। बट इसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो साथ-साथ लेते चलेंगे। तो यहाँ पर जो होते हैं कालू मेहरा, तो बात आती है कालू मेहरा की। ये क्या होते हैं? इनका जन्म होता है 1831 में जन्म हो गया था इनका। 1831 में जन्म हुआ, साथ-साथ लेते चलेंगे। कहाँ पर हुआ था? चंपावत, चंपावत, चंपावत का लोहा घाट, लोहा घाट, विसुंग, विसुंग गाँव, विसुंड गाँव, सॉरी ये विसुंड गाँव। तो विसुंड गाँव में इनका क्या होता है? जन्म होता है, 1831 का टाइम होता है। लेकिन क्या होता है, धीरे-धीरे इनके अंदर भी क्रांति की ज्वाला जलने लगती है कि हमें क्या चाहिए? ब्रिटिशों से मुक्ति चाहिए, मतलब क्या है? ब्रिटिशों को यहाँ से भगाना है। तो 1857 की क्रांति के जो उत्तराखंड में पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं वो कौन है? वो है 1831 में कालू मेहरा। तो कालू मेहरा का जन्म हुआ था 1831 में, लेकिन इन्होंने जो क्रांति की थी वो कब की थी? 1857 में क्रांति की थी, क्योंकि जन्म तो ये हुआ था इस समय इनका, जन्म देते ही तो हुई क्रांति कर ली गई। तो 1857 की क्रांति जैसे क्या हुई कि संपूर्ण भारत में हो रही थी, वहाँ पे उत्तराखंड में भी आई। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम क्या था? क्रांतिवीर संगठन। संगठन का नाम क्या था? क्रांतिवीर, क्रांतिवीर। क्रांतिवीर इनके संगठन का नाम था। तो क्रांतिवीर संगठन के बारे में पूछ सकता है, तो कालू मेहरा का एक संगठन था, गुप्त संगठन था ये। क्या था? गुप्त संगठन। यानी कि चुपके-चुपके, गुप्त मीन्स क्या होता है? छुपाकर बना हुआ संगठन। तो गुप्त संगठन जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? क्रांतिवीर था। और इनमें इनके सहयोगी थे, उनका नाम क्या था? सहयोगी उम, सहयोगी, सहयोगी। बहुत सारे लोग थे जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब जो महत्वपूर्ण थे। उनका नाम था बिशन सिंह, बिशन सिंह फड़त्याल, फड़ इनका नाम था बिशन सिंह करायत, करा करायत। तो पहले का नाम क्या था? बिशन सिंह करायत। और जो दूसरे थे, तो पहले थे ये बिशन सिंह करायत थे और दूसरे थे आनंद सिंह फड़त्याल। आनंद सिंह फड़त्याल। तो दो इनके क्या थे? महत्वपूर्ण सहयोगी थे। जिसमें क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति में क्या होता है? कालू मेहरा को पकड़ लिया जाता है। जब ये क्रांति करते हैं 1857 की, तो क्या होता है कि उस समय कमिश्नर रेमजे होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये क्या होती है? क्रांति बढ़ती जाती है, तो बहुत सारे गाँव में फैलती जाती है। मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी, जो भी अंग्रेजी इनके वो होते हैं, मतलब संस्थाएँ होती हैं, जो भी होती है, उनमें क्या है? नुकसान करने जाया जाता है। मतलब क्रांति क्या करते हैं? क्रांतिकारी उन चीज़ों को नष्ट करते हैं, जो भी अंग्रेजी प्रशासन होते हैं, तभी उनको भगाने के लिए होता है। तो इसी तरीके से क्रांतिवीर क्या होते हैं, धीरे-धीरे बहुत सारे गाँव में बढ़ जाते हैं। तो उसी के बीच में क्या होता है, जो कालू मेहरा होते हैं, इनको क्या हो जाता है? पकड़ लिया जाता है। तो इन्हें तो जेल हो जाती है। इन्हें जेल भेज दी जाती है और ये जो 2 होते हैं, इनकी क्या होता है? इनको मार दिया जाता है। इनकी हत्या कर दी जाती है। तो बिशन सिंह और आनंद सिंह क्या होते हैं? क्रांतिवीर संगठन के साथ मार दिए गए थे और जेल भेज दिए गए थे। कौन? कालू मेहरा। तो ये थी क्रांतिकारी संगठन। तो यहाँ पर जब हेनरी रेमजे थे, इन्होंने क्या करा था? बहुत ही ज़्यादा पहले तो ये क्रांतिकारी जो थे,
काफ़ी अच्छी तरीके से क्रांति कर रहे थे। लेकिन इसका इनका साथ देने की बात किसने करी थी? साथ देने की बात किसने करी थी? तो साथ देने की जो बात करी थी अवध के नवाब नवाब और यहाँ पर बरेली के नवाब व सुदर्शन शाह। टिहरी नरेश लिख देती हूँ मैं। टिहरी नरेश। तो तीनों ने क्या कहा कि हाँ, हाँ, आप क्रांति करो और हम आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे अवध के नवाब, बरेली नवाब फिर भी थोड़े बहुत डिगे रहे, लेकिन जो टिहरी नरेश थे ये क्या हुए, भाग खड़े हुए। तो इसमें क्या हुआ, कालू मेहरा की हार हुई और इन्हें जेल में डाल दिया गया और ये मार दिए गए। बिशन सिंह फकरायत और आन सिंह फर्त्याल को मार दिया गया। ये थी 1857 की। तो इसलिए 1857 की क्रांति को दबाने में सबसे ज़्यादा मतलब जो उन्होंने क्या कहते हैं सफल रहे, वो कौन रहे थे? हेनरी रेमजे। तो ये अच्छी तरीके से सफल रहे 1857 की क्रांति उत्तराखंड में। तो पहली क्रांति जो थी, वो क्या थी? 1857 यूके में फर्स्ट थी। तो उत्तराखंड में पहली क्रांति 1857 की क्रांति किसके द्वारा की गई थी? कालू मेहरा द्वारा। इनका जन्म यहाँ होता है, क्रांतिवीर संगठन बनाते हैं और यहाँ पे सहयोगी ये होते हैं अवध के नवाब और इन्हें कर दिया जाता है, जेल डाल दिया जाता है और इनकी जो मृत्यु हो जाती है, वो जेल में रहते हुए 1930-31 के आसपास इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये था कालू मेरा के बारे में। अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे। तो 1857 की क्रांति को दबा दिया गया है। अभी भी क्या है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो क्रांतिकारी हैं, फिर अवध के नवाब में जो क्या है, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये कालू मेरा के बारे में थी। अब बढ़ते हैं आगे। तो 1857 का ही बात चल रही है। उसमें ही क्या है, अवध के नवाब और बरेली के नवाब अभी भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो टाइम पीरियड आता है 16 सितंबर 1800 16 सितंबर 1857। 16 सितंबर 1857। 1000 सैनिकों के साथ काले खां के नेतृत्व में। तो यहाँ पर क्या होता है, 16 सितंबर हल्द्वानी पर कब्जा। हल्द्वानी पर कब्जा। तो जो अवध का नवाब, जो बरेली के नवाब होते हैं, बरेली के नवाब कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। सॉरी, खान बहादुर खां। तो हल्द्वानी पे इन्होंने क्या कर दिया था? कब्जा कर दिया था। नेतृत्व था यहाँ पर, नेतृत्व। तो सेनापति अलग होता है, ये क्या है? शासक है। ये क्या है? शासक है, खान बहादुर खां। और यहाँ पे शासक कौन था? काले खां के नेतृत्व में। काले खां। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि 1000 सैनिक लेके आया काले खां। 1000 सैनिक लेके आया काले खां। ये जो हल्द्वानी नगर को किसने बसाया था? ट्रेल ने। तो ट्रेल ने हल्द्वानी नगर को बसाया था। अब ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा जैसे नैनीताल वाला जगह थी, वो क्या है, विकास और नगरीकरण के कारण क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है। तो वो जो सेंटर वाली चीज़ होती है ना, उसे घेरना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ था कि 1000 सैनिक लेके आया था कौन? काले खां के नेतृत्व में खान बहादुर खां की अवध का जो नवाब था, ये जो नवाब था, तो ये काले खां लेके आता है 1000 सैनिक और यहाँ पर कब्जा कर लेता है, हल्द्वानी पर कब्जा 1000 सैनिकों के साथ। सैनिकों के साथ।
तो ये सैनिकों के साथ हल्द्वानी पे कब्जा कर लिया था, कब करा था 16 सितंबर 1857 में, और इनको दबा दिया गया, भगा दिया गया, किसके द्वारा? रेमजे के द्वारा। तो बात आती है यहाँ पर, तो ये कब भगाया था, इनकी पराजित करा था रेमजे ने भेजा मैक्सवेल को। रेमजे ने किसी को भेजा? मैक्सवेल को। कब भेजा? ये सितंबर की बात थी, 18 सितंबर। सॉरी, ये 17 सितंबर था ये। 17 सितंबर में क्या होता है, हल्द्वानी पे कब्जा होता है, और अगले दिन ही क्या आती है, मैक्सवेल सेना लेकर आता है। कौन? मैक्सवेल। मैक्सवेल किसने दिया था ऑर्डर? ऑर्डर दिए थे रेमजे ने। तो मैक्सवेल की सेना द्वारा क्या कर दिया गया, मैक्सवेल सेना विजयी। तो मैक्सवेल सेना क्या होती है, विजयी होती है, और ये क्या होते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो ये क्या हो गए, हार गए, और ये जीत गए। फिर बात आती है 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर की फिर से क्या होता है, फिर से आक्रमण होता है, फिर से आक्रमण हुआ, फिर से क्या हो गए, पराजित हो गए। और यहाँ पर भी फजल हक का नेतृत्व था। यहाँ पर जो पराजित हुए थे, तो यहाँ पर किसका नेतृत्व था? फजल हक। हक फजल हक का नेतृत्व था। ये जो खान बहादुर खां था, ये था बरेली का नवाब। तो ये था बरेली का नवाब। तो देखिए यहाँ पे सारी योजनाएं क्या हो रही है, विफल हो रही है। यहाँ पे सुदर्शन शाह कहीं नहीं दिख रहा है, सुदर्शन शाह भाग गया है। वो क्या है, सुदर्शन शाह का वैसे भी टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है, तो कौन आता है, भवानी शाह। किसी मदद से आता है, रेमजे की मदद से आता है। तो जब ये इसकी मदद से बैठा है, तो ये साथ थोड़ी देगा। तो भवानी शाह की अब यहाँ पे, ये भवानी शाह अभी नहीं आया है, लेकिन सुदर्शन शाह है, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से जनता का साथ नहीं दिया, और यहाँ पर किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, और बरेली का नवाब में लेके आया था खान बहादुर खां, और इसने किसका कब्जा कर लिया था, हल्द्वानी पे। तो हल्द्वानी का कब्जा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्द्वानी का कब्जा कब किया गया, 1000 सैनिकों के द्वारा। तो 17 सितंबर को किया गया था 1857 में, लेकिन 18 सितंबर 1857 में क्या होता है, मैक्सवेल की सेना द्वारा उन्हें पराजित कर दिया जाता है, और यहाँ पर फिर से ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। फिर से ये सेना लेकर आता है, कौन लेकर आता है, फजल हक लेकर आता है, और फजल हक के नेतृत्व में आती है सेना, और ये फिर से क्या होता है, पराजित होते हैं। तो 2 बार यहाँ पे क्या हुआ है कि बरेली के नवाब के ओर से आक्रमण हुआ, यानी कि कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हो गए, थोड़ी सी सफलता के बाद ये विफल हो गए। साथ ही साथ हेनरी रेमजे ने और क्या करा, तो हेनरी रेमजे ने जो भी इनके अधिकारी थे, जो भी सिविल सेवक थे, अधिकारी थे, जो भी थे, उनको क्या है, बहुत अच्छी मतलब क्या दी थी, पनाह दे रखी थी, मतलब सुरक्षा दी थी कि उनको कहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि इनके क्या है, ये उच्च पद पे हैं, तो उनको बचाना ज़रूरी है। उनकी जो प्रशासन चलेगा, वो उनके द्वारा चलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, रेमजे ने सबके लिए बहुत अच्छी-सी सुरक्षा दे रखी थी, और उनको क्या दिया था, पनाह दी थी। तो इन्होंने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नैनीताल, तो मैं ये देखती हूँ यहाँ पे सिविल व मिशनरियों की सुरक्षा। तो हमारे लिए तो ये वो हुए, कहते हैं ब्रिटिश हुए, तो हमारे विरोधी है, लेकिन ये अपने उसके लिए इन्होंने मतलब अपने जो भी कुटुंब है, जो भी इनका ब्रिटिश का शासन है, तो उनके लिए तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इनकी ओर से मतलब उनके लिए जो है, इन्होंने क्या करा था, सिविल और मिशनरियों को अच्छी सुरक्षा दी थी। तो ये उनके हिसाब से क्या है, अच्छा कार्य करा था उनके वजह से। हमारे लिए नहीं करा था, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो ये जा ही नहीं देते। इन्होंने जमावड़ा यहाँ पे जमा कर दिया था, लेकिन 1800 ये इतना हो गया, और यहाँ पे मैंने 1857 की क्रांति को समाप्त कर दिया है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा डीपली, तो जितना भी बचेगा आगे देखते हैं। रेमजे के बारे में थोड़ा डीप है, बाकी क्या है, और जो कमिश्नर आएँगे उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत बातें हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी, और साथ-साथ क्या है कि जो भी शासक है या टिहरी नरेश है, और जितनी भी घटनाएँ होंगी वो साथ लेकर चलेंगे। तो पढ़ते रहिए, बाकी तैयारियाँ करते रहिए, और बताइए, हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। तो जय हिंद, जय भारत।